नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2018 के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। प्रदेश के 84 निकायों में आज शाम 5 बजे तक नामांकन होगा। 7 नगर निगम, 39 नगर पालिकाएं, 38 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। 25 और 26 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 अक्टूबर नामांकन पत्रों की वापसी का आखिरी दिन है। 29 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 18 नवंबर को मतदान होगा और 20 नवंबर को मतगणना होगी। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं। आपको यह भी बताएं कि उत्तराखंड के 92 निकायों में से 8 निकायों में चुनाव फिलहाल नहीं हो रहे हैं। नामांकन का दौर जारी, आज आखिरी दिन। बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स आज पर्चा भरने के लिए राज्य चुनाव आयोग के जो दफ्तर हैं, जहां पे उनके अधिकारी बैठे हुए हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश के 92 निकायों में से 8 निकायों में चुनाव फिलहाल नहीं हो रहा है। आज आखिरी दिन है नामांकन करने का। हजारों समर्थकों के साथ पर्चा भरने के लिए पहुंच रहे हैं प्रत्याशी, और जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं, जो थोड़े हैवी वेट्स हैं, उनके साथ संख्या बल और ज्यादा। 25 और 26 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 अक्टूबर नामांकन पत्रों की वापसी का दिन है। 29 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। बड़ी संख्या में उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं। 84 निकायों में चुनाव होने हैं, 8 में नहीं हो रहे हैं। कुल 92 निकाय हैं। और अब हम उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से निकाय चुनाव को लेकर आपको अपडेट देते हैं। निकाय चुनाव अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। हल्द्वानी मेयर का टिकट नहीं मिलने से नाराजगी। कांग्रेस के प्रदेश सचिव ललित जोशी नाराज हो गए हैं। ललित जोशी को मनाने पहुंचे इंदिरा हृदयेश और प्रकाश जोशी। इसके अलावा अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो बीजेपी में बड़ी बगावत की आशंका है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कुसुम कंडवाल बगावत कर सकती है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मेयर पद पर वो नामांकन भरेंगी। देर रात शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, जो कि सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उनसे उनकी बातचीत फेल हो गई। टिहरी की बात करें तो वहां पर कांग्रेस की बागी शकुंतला नेगी पीडीएफ की उम्मीदवार है। नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी बनी है शकुंतला नेगी। ये हम आपको निकाय चुनाव का अपडेट दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पर क्या स्थिति है उम्मीदवारों की, और पार्टियां कैसे बगावती तेवर देख रही हैं अपने ही लोगों के, क्या समीकरण बन रहे हैं, वो हमने आपको बताने की कोशिश की इस अपडेट में। नामांकन का आज आखिरी दिन, इसलिए सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं पूरे उत्तराखंड में। आज शाम 5 बजे तक नामांकन किया जा सकता है और नामांकन हो रहा है। हमारे सहयोगी रॉबिन सिंह इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। उनके पास बहुत सारी अपडेट्स हैं नामांकन पत्रों के भरे जाने की। क्या हो रहा है रॉबिन सिंह, हमें बताएंगे देहरादून में और दूसरे इलाकों में उत्तराखंड के। रॉबिन, क्या अपडेट्स आपके पास? चलते रहो भाई, आप लोग चलते रहो। हम रॉबिन से बात करने की कोशिश करेंगे। आज आखिरी दिन है, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, और बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स नामांकन करने पहुंच रहे हैं। जो बड़े उम्मीदवार हैं, जिनका कद बड़ा है, राजनीतिक कद बड़ा है, उनके साथ उनके समर्थक ज्यादा हैं। कल भी नामांकन पत्र भरे गए और उससे ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब रहा, आम जनता को बहुत परेशानी हुई। आज भी नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। आज आखिरी दिन है तो जाहिर सी बात है प्रेशर और ज्यादा है। 29 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 25 और 26 को नामांकन पत्र जो भरे गए हैं उसकी जांच होगी। 27 को नाम वापस लिए जा सकेंगे। पांच बजे तक नामांकन किए जा सकेंगे। 7 निगम, 39 नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, ये सब कुछ इलेक्शन में जा रहे हैं।
इसकी प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने बागी उम्मीदवारों से परेशान हैं, बागी नेताओं से परेशान हैं। दोनों ही दल, जो दोनों बड़े दल हैं, दोनों में बगावत हो रही है या फिर आगे भी बगावत की आशंका है, और इससे दोनों ही दल दो चार हो रहे हैं। ये चुनौती दोनों ही दलों के सामने है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव नाराज हो गए, उनको मनाने खुद इंदिरा हृदय पहुंची। हल्द्वानी में मेयर का टिकट नहीं मिलने से वो नाराज हो गए। हल्द्वानी नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की लीडर इंदिरा हृदय का क्षेत्र है, और कांग्रेस के प्रदेश सचिव ललित जोशी वहां से नाराज हो गए। वो टिकट चाहते थे, उनके पुत्र को टिकट मिला इंदिरा हृदय के, तो उनको मनाने के लिए पहुंची वो। हमने महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता आर्य का दर्द भी सुनाया आपको। वो भी असंतुष्ट हैं टिकट के बंटवारे से। तो ये तो कांग्रेस का हाल है, लेकिन बीजेपी जो कि सत्ता में है उसको भी मैनेज करना बहुत कठिन हो रहा है, उसको भी चीजों को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। दोनों ही बड़े दलों के साथ लगभग एक जैसी समस्या टिकटों के बंटवारे को लेकर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो नाराज हो जाते हैं, और ये एक ऐसी समस्या है जो हर बार देखी जाती है, इस बार भी देखी जा रही है। रॉबिन सिंह के पास चलते हैं, हमारे साथ कनेक्ट है इस वक्त वो। रॉबिन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, कैसे नामांकन भरा जा रहा है? देखिए राजेंद्र, अभी कुछ देर पहले ही दिनेश अग्रवाल जो है वो यहाँ पर पहुंचे, और बाहर देख सकते हैं पीछे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं बड़े जो है दल बल के साथ यहाँ पर दिनेश अग्रवाल पहुंचे थे कुछ देर पहले, और अभी वो उन्होंने नॉमिनेशन किया है। कुछ मिनटों पहले उन्होंने नॉमिनेशन किया है। उनके प्रस्तावक उनके साथ थे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रीतम सिंह उनके साथ थे, और जीत के लिए बहुत आश्वस्त दिखे। कुछ देर पहले जब हमारी दिनेश अग्रवाल से बात हुई थी तो वो अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त थे, लेकिन इस पूरी लड़ाई को, इस पूरी जंग को, मेयर पद के इस जंग को वो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हमारे लिए एक चुनौती है और बिल्कुल भी हल्के में वो इसको लेने के मूड में नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज उन्होंने नॉमिनेशन किया है, अपनी जीत के लिए वो आश्वस्त है, और उसके पीछे कारण वो ये बताते हैं कि पिछले 10 सालों से भाजपा के पास मेयर पद की जो कुर्सी है वो थी, लेकिन उसके बावजूद देहरादून के जो हाल है वो बद से बदतर ही हुए हैं। वहीं प्रीतम सिंह का साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार भले ही कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर पाई हो निकाय चुनाव में, निगम की सीटों में 7 सीटों में से सिर्फ 1 सीट रुड़की की उनके पास थी, लेकिन इस बार जो केंद्र और राज्य की जो नीतियां हैं वो उनको जीत दिलाएंगी, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों से उत्तराखंड की आम जनता जो है वो बहुत परेशान है, और इसीलिए वो इस बार जो है कांग्रेस को चुनने वाले हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि विकास के मसले पर वो चुनाव लड़ेंगे, और खासतौर पर देहरादून की जो सीट है पिछले 10 सालों से ठीक है, आपकी बात से जाहिर है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो जीत जाएंगे, और वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि राज्य सरकार परफॉर्म नहीं कर पाई है और इसका लाभ उनको मिलेगा। दीपांकर भट्ट इसी बीच में हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, आप कहाँ मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं? राजेंद्र, मैं नगर निगम में मौजूद हूँ और आज आखिरी दिन है यहाँ पर, और सुबह 11 बजे से अभी तक लगातार यहाँ पर उम्मीदवार पहुँच रहे हैं, फिर चाहे वार्ड के हो और चाहे मेयर पद के उम्मीदवार हो। मेयर पद के लिए कल यहाँ पर बीजेपी की तरफ से सुनील उनियाल गामा ने नामांकन किया था, जबकि आज कांग्रेस की तरफ से दिनेश अग्रवाल यूकेडी से विजय बौड़ाई और एक निर्दलीय उम्मीदवार जगमोहन मेहंदी रत्ता ने आज यहाँ पर नॉमिनेशन भरा है। बाकी कांग्रेस और बीजेपी के लगातार यहाँ पर उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से अगर कहूँ तो नगर निगम के बाहर के तस्वीर अगर वो दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ और किस तरह का जमावड़ा यहाँ पर है। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, निर्दलीय उम्मीदवार, और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए ये यहाँ पर समर्थन मांग रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं, और कल से यहाँ पर प्रचार शुरू होगा। अब पर कुल मिलाकर अभी देखो तो यहाँ पर जब दिनेश अग्रवाल और सुनील उनियाल गामा का आमना सामना हुआ तो दोनों गले मिले, दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। तो इलेक्शन है, एक बड़ी फाइट है जिसका रिजल्ट 20 नवंबर को आएगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि नगर निगम के बाहर यहाँ पर कमल के झंडे, हाथ के झंडे, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार बिना झंडों के भी पहुंचे हैं, पर वही है कि नारेबाजी है, समर्थन है, और निकाय चुनाव क्योंकि
सरकार की साख का चुनाव है, कांग्रेस में प्रीतम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी साख का चुनाव है, तो बीजेपी और कांग्रेस की देहरादून की जो जंग होगी वो बेहद दिलचस्प होने वाली है। और उसकी तस्वीर कम से कम जो नगर निगम दफ्तर है उसके बाहर आप सड़क पर देख पा रहे हैं। हमारे दर्शकों ने तस्वीरों में देखे होंगे राजेंद्र। बिल्कुल 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 दीपांकर, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, बड़ी तादाद में समर्थक मौजूद हैं और सही बात है, अलग अलग दलों के झंडे उनके पास हैं। आप कह रहे हैं निर्दलीय भी वहां पर हैं। रॉबिन, आप क्या फैक्टर है, चलिए ठीक है ये तो नामांकन की बात है, बाहर ट्रैफिक की स्थिति क्या है, कैसे मैनेज किया जा रहा है, लोग क्या सोचते हैं इस नामांकन के बारे में, ये भी दर्शकों को बताइए। देखिए बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जो स्थितियां हैं और लोग क्या सोच रहे हैं, देहरादून के खासतौर पर लोग क्या सोच रहे हैं इस पूरे चुनाव को लेकर, वो एक बड़ी बात होगी जो ये डिपेंड करेगी कि जीत किसके पाले में जाती है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में कल हमने देखा कि गुटबाजी धड़ेबाजी जो है वो पूरी तरीके से उभर के आई, हालांकि भाजपा भी इससे अछूती नहीं है, लेकिन उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर आज ये कहना था कि ये ज्यादा उत्साह में इस तरीके की बातें हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बातें हमने सुनाई हैं रॉबिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो तमाम चीजें हम दिखा रहे हैं लगातार। रॉबिन, अब तक कितने लोगों ने नामांकन किया है, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं उसमें? देखिए आज जो कांग्रेस की तरफ से प्रमुख नामांकन होना था, क्योंकि कल भाजपा की तरफ से मेयर पद के लिए गामा जो हैं वो कर चुके हैं अपना नामांकन। इसके अलावा आज दिनेश अग्रवाल ने अपना नामांकन किया है, मेहंदी रत्ता हैं जिन्होंने आज मेयर पद के लिए नामांकन किया है, निर्दलीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और इसके अलावा तमाम जो पार्षद हैं जिनका कल ही कांग्रेस की तरफ से जो तमाम पार्षद हैं, जो कल लिस्ट जारी हुई है, उन तमाम पार्षदों ने आज जो है वो नामांकन किया, चूंकि आखिरी दिन है। तो आज जो सबसे प्रमुख चेहरा था वो कांग्रेस के दिनेश अग्रवाल थे, जिन्होंने आज यहाँ पर नामांकन किया है। इसके अलावा जो तमाम पार्षद हैं उन्होंने भी आज कांग्रेस के यहाँ पर नामांकन किया है। ठीक है, बहुत आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन और दीपांकर, लाइव रिपोर्ट करने के लिए, अपडेट्स देने के लिए नामांकन की। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस 2019 के आम चुनाव में जीत के दावे भले कर रही हो, लेकिन उत्तराखंड में प्रीतम सिंह से कार्यकर्ता नहीं संभल रहे। निकाय चुनाव में जहां एक और कार्यकर्ता टिकट बंटवारे से नाराज दिखाई दिए, वहीं बड़े नेताओं पर संगठन की मेहरबानी भी सवाल उठा रही है। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार से किशोर उपाध्याय की कुर्सी गई और प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी प्रीतम सिंह ने संभाली, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ऑफिस में हुए ड्रामे ने प्रीतम सिंह की काबिलियत पर ही सवाल खड़े कर दिए। पार्टी में नाराजगी से लेकर मेहरबानी तक के लिए सवाल प्रीतम सिंह पर उठ रहे हैं। हालांकि अनुशासन समिति से घर का झगड़ा बता रही है। दुखद लगा कि कांग्रेस के खिलाफ काम हो रहा है। एक तरफ तो बात कहते हैं कि राहुल गांधी की युवा सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो सफेद बाल वालों को टिकट दे दिया जाता है, मंत्री जी को टिकट दे दिया जाता है, मंत्री जी के बेटे को टिकट दे दिया जाता है, मंत्री जी की पत्नी को टिकट दे दिया जाता है। अगर सब टिकट इसी प्रकार से बटेंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ता कहां जाएगा? आज हमारी पार्टी में एक एक पद के लिए 10-10 आवेदन आए हैं, मेयर के लिए भी 8-8, 10-10 आवेदन आए हैं। तो जब बड़ा बर्तन होता है, 10 बर्तन इकट्ठे होते हैं तो वो खड़कते ही हैं। जब उसमें से एक बर्तन को निकालेंगे तो आपस में खड़कते ही हैं, ये स्वाभाविक है। अच्छा, 8 लोगों के कहीं पे एक पद पे आवेदन आए, एक को टिकट मिलेगा, 7 को नहीं मिलेगा, तो एक तत्कालिक रोष थोड़ा सा होता है कि साहब मैं ज़्यादा बेहतर था, मुझे टिकट नहीं मिला। वहीं कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल से न्यूज 18 ने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पिछले 10 सालों से ये सीट भाजपा के पास रही है, लेकिन देहरादून शहर के हालात बदतर हुए हैं और इसलिए लोग इस बार कांग्रेस को चुनेंगे। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल हैं जो कि आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। अग्रवाल साहब, ये बताइए सबसे पहले देहरादून शहर के लिए क्या प्रायोरिटीज होंगी आपकी? देहरादून शहर के लिए मेरी प्रायोरिटी होगी कि देहरादून जो है वो व्यवस्थित शहर बने, देहरादून सुंदर हो, देहरादून स्वस्थ हो, देहरादून की जो व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं उनको ठीक करने के लिए आज काम करने की जरूरत है। आज देहरादून की जो है विद्युत व्यवस्था, देहरादून की ड्रेनेज व्यवस्था, देहरादून की सफाई व्यवस्था, देहरादून में टूटी गलियां, टूटे नाले, देहरादून के अंदर जो है ड्रेनेज जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देहरादून के अंदर जो है
आपको बहुत काम करने की आवश्यकता है। विकास की गति अवरुद्ध हो चुकी है। 10 साल यहाँ पर भाजपा का राज रहा है इस मेयर सीट पे। वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ 10 साल भाजपा का राज रहा है और 10 साल में जितनी परेशानी अव्यवस्था जो है वो देहरादून नगर निगम में हुई है, उसको आज ठीक करने के लिए जरूरत है। अरे एक मिनट ठहरो यार। ये बताइए कि भाजपा से की चुनौती वो कितनी बड़ी मानते हैं जो उनके प्रत्याशी? चुनाव तो एक अपने में चुनौती होता है। चुनौती तो जो है वो मान के चलनी चाहिए, क्योंकि चुनाव को कभी किसी प्रकार से हल्के में नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे दिनेश अग्रवाल, कैमरामैन प्रेम प्रकाश के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 देहरादून। और चंपावत की चारों सीटों पर भाजपा के बागी उम्मीदवारों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चंपावत नगर पालिका में भाजपा के पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारी ने बगावत करते हुए पार्टी से इस्तीफा देकर अध्यक्ष पद पर निर्दलीय नामांकन कर लिया है। वहीं लोहाघाट नगर पंचायत अध्यक्ष रही लता वर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपने पति गोविंद वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी ओर विधानसभा लोहाघाट की मात्र एक नगर पंचायत में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार मैदान में ही नहीं उतारा है और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के विरोध में उतरे पूर्व जिलाध्यक्ष ओंकार धोनी ने इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने संगठन के नेताओं पर कांग्रेस को खत्म करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड में मुस्लिम वोट किसकी झोली में गिरेंगे ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव में मुस्लिम समुदाय की खानापूर्ति के नाम पर चंद मुस्लिम उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। 15% वोटों पर इन दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपनी दावेदारी जताई है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव छोटा हो या बड़ा, वोट बैंक को साधने में सियासी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अकेले देहरादून की बात करें तो यहाँ मुस्लिम की घनी आबादी है, जिस पर भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने दावे ठोक रही हैं। कांग्रेस ने नगर पालिका में 36 में से 5 और नगर पंचायत में 37 में से 5 अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे। भाजपा ने नगर पालिका में उतारा महज 1 अल्पसंख्यक उम्मीदवार। कई जिलों में है अल्पसंख्यक समुदाय का बड़ा वोट बैंक। कई जिला पंचायत, नगर निगम और क्षेत्र पंचायत में जीत हार तय कर सकते हैं माइनॉरिटी वोटर्स। अब नाई के पास बैठ कर के हम ये कहें कि हमारे सर पे बाल कितने हैं, तो जब नाई बाल काटेगा तो सामने आ जाएंगे। उनके साथ बहुसंख्यक कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, नौजवान कितने हैं, ये बीजेपी को पता लग जाएगा जब निकाय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए स्थानीय स्तर पर फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है। चुनावों में तो विनेबिलिटी होती है, नंबर 1 बात। और दूसरी बात ये होता है कि कार्यकर्ता का पार्टी में कितने समय से जुड़ाव है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग के बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत सारी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी में इस आधार पर चीजों को देखा नहीं जाता। एक बार फिर उत्तराखंड के स्थानीय निकाय और क्षेत्र पंचायत के चुनाव में दोनों बड़ी पार्टियां अल्पसंख्यक वोट अपने पाले में होने का जिस तरह से दावा कर रही हैं, वो बताता है कि मुस्लिम समाज की याद इन सियासतदानों को सिर्फ चुनाव में ही आती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। और नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। वहीं भगवानपुर नगर पंचायत में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इसमें बीजेपी ने राकेश परिवार से सहती देवी और कांग्रेस ने सत्यपाल पर भरोसा जताया है। बताएं कि भगवानपुर नगर पंचायत 2 साल पहले 4 गांवों को जोड़कर अस्तित्व में आई थी। वहीं इस नगर पंचायत में 12,033 मतदाता हैं, जिसमें 6,354 पुरुष और 5,679 महिला मतदाता हैं। साथ ही 9 वार्ड्स भी बनाए गए हैं। माननीय स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जाने के बाद जो चीज़ें यहाँ होनी थी वो मिस हो चुकी हैं। काम की, विकास की तमाम बातें यहाँ पर नहीं हो रही है। आगे अब जनता चाहती है कि एक मौका जो हम नहीं दे पाए थे सुबोध राकेश के माध्यम से सेवा कराने का, अब की बार ये मौका पुनः मिला है नगर पंचायत के माध्यम से, तो निश्चित रूप से लोग चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा और इस क्षेत्र के नगर पंचायत के तमाम सर्व समाज के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। राकेश परिवार को कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है।
ये ज़रूर माना जाता है कि भाई राजनीति में उनका बड़ा दखल रहा है, लेकिन चूँकि यहाँ की सम्मानित विधायिका मेरे साथ हैं और मैं भी राजनीति में काफ़ी पुराने समय से संघर्ष कर रहा हूँ, संघर्ष रहित हूँ। और बड़ी खबर हमें देहरादून से मिल रही है। वहां पर 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक स्थगित कर दी गई। अब यह समीक्षा बैठक 30 अक्टूबर को होगी। प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक आज सचिवालय में होनी थी। मुकेश कुमार हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ हैं। मुकेश, पहले खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है 4 धाम जो राजमार्ग बन रहा है, अब समीक्षा बैठक स्थगित हो गई है, क्या दोनों में कोई कनेक्शन? मुकेश, कल ही ये फैसला आया है और उसके बाद इस समीक्षा बैठक को लेकर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस बैठक को स्थगित किया गया है। हालांकि 30 तारीख अब जो नई प्रस्तावित तारीख है बताई जा रही समीक्षा बैठक होगी, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधे नजर इस प्रोजेक्ट पर है और प्रधानमंत्री का ही ये ड्रीम प्रोजेक्ट है 4 धाम ऑल वेदर रोड। लिहाजा उत्तराखंड सरकार भी पूरी गंभीरता बरत रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद फिलहाल अब तकनीकी पेच भी फंस गए इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में, क्योंकि जो डेडलाइन तय की गई थी मार्च 2019 की, शायद उस डेडलाइन पर अब ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाने की संभावना कम ही नजर आ रही है। धन्यवाद मुकेश आपका। आगे बढ़ते हैं। 13 से 19 अक्टूबर तक पंचेश्वर गया महिलाओं का एक दल नैनीताल लौट रहा है। इस दल में जो महिलाएं शामिल थी उन्होंने बांध को लेकर नैनीताल में अपने अनुभवों को साझा किया है। नैनीताल में महिला मंच की अध्यक्ष उमा भट्ट ने कहा कि बांध को लेकर वहां के लोगों में अब भी भ्रम की स्थिति बनी। अम्बेडकर भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उमा भट्ट ने कहा कि वहां के लोगों से बातचीत में पता चला कि उन्होंने बांध को लेकर अनापत्ति दाखिल की, मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई। जन सुनवाई के दौरान भी सिर्फ नेताओं को ही सुना गया, उनको नहीं। जबकि पंचेश्वर क्षेत्र के लोग अपने कुल देवताओं और प्राकृतिक संसाधनों को छोड़कर विस्थापित नहीं होना चाहते। बांध नहीं, सड़क चाहिए। हमारे यहाँ सड़क 1990 से खुदने में है, लेकिन अभी तक वो सड़क तैयार नहीं हुई है। सरकार के पास अगर बांध बनाने का पैसा है तो वो हमारे लिए एक अच्छी सी सड़क क्यों नहीं बना देती, स्कूल क्यों नहीं खोलती है, या अस्पताल की सुविधाएं हमको यहाँ पर क्यों नहीं देती है। वे लोग कोई भी अपनी जगह को छोड़कर वहाँ से जाना नहीं चाहते। और कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 14 नवंबर को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह के लिए विद्यालय सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा। नैनीताल में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में इस बार गीतकार और फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को मानद उपाधि दी जाएगी। इसके साथ ही 150 शोध छात्रों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की जाएगी, तो 68 छात्रों को कुलपति मेडल दीक्षांत समारोह के दौरान बांटे जाएंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के आने का कार्यक्रम टलने के बाद विश्वविद्यालय ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को मुख्य अतिथि के तौर पर न्योता भेजा है। और अल्मोड़ा में पहली बार 3 दिवसीय अल्मोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में कई स्टार गायकों को भी पहाड़ में बुलाया गया है। आदर्श आचार संहिता के कारण जनप्रतिनिधि इस महोत्सव से दूर हैं। अल्मोड़ा, रानीखेत, जोगेश्वर सहित 1 दर्जन स्थानों पर अलग अलग गतिविधियां की जा रही हैं। अल्मोड़ा महोत्सव में इन दिनों प्रदर्शनी और रंगारंग कार्यक्रम की धूम मची है। 3 दिवसीय अल्मोड़ा महोत्सव में जागेश्वर में योग, रानीखेत में बर्ड वॉचर, अल्मोड़ा में स्टार गायकों की प्रस्तुति, कोसी नदी में रिवर राफ्टिंग से जुड़े उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनी में हॉट एयर बैलून, रॉक क्लाइंबिंग और स्थानीय उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई है। कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो बायर सेलर मीट हो रहा है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहे हैं। इससे निश्चित रूप से अल्मोड़ा को एक पहचान मिलेगी और हम लोग ये इस बात को बिल्कुल संकल्पित कर रहे हैं कि ये वर्ष दर वर्ष ये लगातार कंटिन्यूड रहेगा और इससे न केवल हमारे हस्तशिल्पियों को, हमारे उत्पादकों को, हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको सभी को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने टैलेंट को शोकेस करने का। पहली बार अल्मोड़ा में हॉट एयर बैलून का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि स्थानीय उत्पादकों को भी अपना उत्पाद की प्रदर्शनी लगाने का मौका मिल गया है। अल्मोड़ा में ये अल्मोड़ा महोत्सव के अंतर्गत हॉट एयर बैलूनिंग का भी यहाँ पे आयोजन किया गया है और ये जो है हॉट एयर बैलूनिंग यहाँ पे आयोजित की जा रही है। इसमें गिरी एडवेंचर भीमताल का हम लोग टेक्निकल सपोर्ट ले रहे हैं। उनके टेक्निकल सपोर्ट से ये एक्टिविटी यहाँ पे आयोजित की गई है। लोग काफ़ी इसको एंजॉय कर रही हैं। अल्मोड़ा महोत्सव के बाद उम्मीद की जा रही है कि स्थानीय उत्पादकों को दिल्ली प्रगति मैदान में भी प्रदर्शनी लगाने का मौका मिल सकता है। उम्मीद है कि इन गतिविधियों से आकर्षित होकर युवा स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाएंगे।
न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।